Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of work and energy. पिछले लेक्चर में we have talked about potential energy. अभी हम लोग मैंने कहा था हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बट विल सी वन मोर कंसेप्ट, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस उस पर करेंगे, ठीक है, दोनों टॉपिक्स मिला करके. सो जो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं वो है पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन. तो पहले कन्वर्जन एंड देन कंजर्वेशन. तो कन्वर्जन मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से, हमने बहुत सारे फॉर्म देखे, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर आप हीट एनर्जी कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हैं, क्या ये आपस में कन्वर्टिबल हैं? कैन वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अदर? तो इसके मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. यस, जैसे जो हमने इलास्टिक को स्ट्रेच किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, रिलीज़ किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, जब वो यहाँ पे हिट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड एनर्जी बन गई, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी बन गई, है ना. तो जो एनर्जीज़ के फॉर्म हैं वो कन्वर्टिबल हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है, और वो ज़रूरी भी है ना. दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. अगर ऐसा ना हो तो सोच के देखो ना कि हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे. अगर हम लोगों को जो सन से लाइट आ रही है, सन से हीट आ रही है, ठीक है, वो सब मिलती है. प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स सनलाइट को लेते हैं एंड देन वो अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं एंड देन उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है. सिमिलर इज़ द केस फॉर अस. हम लोग पहले खाना कैसे पकाते हैं, हम जो भी है हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो हीट ट्रांसफ़र होती है किसमें, खाने में. खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं खाने के अंदर, जो जैसे राइस है, दाल है, पानी है, ये गर्म कैसे होता है, इसकी प्रोसेस भी आपने पढ़ी होगी. कैसे गर्म होता है पानी? तो वहाँ पे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब वो आपस में उनमें मूवमेंट होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत रैंडम, बहुत स्पीड से मोशन करने लगते हैं. और फिर वहाँ पे तो पहले हमने हीट एनर्जी, हमने आग जला के फिर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई. जो भी चीज़ हमें पकाना है उसके मॉलिक्यूल्स की हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई. उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोलाइड करने लगे और वो गर्म हो गए. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रोसेस, एक के बाद एनर्जीज कन्वर्ट होती जा रही हैं, राइट. तो अगर ये एनर्जीज कन्वर्ट ना हो, साउंड से लाइट, लाइट से साउंड, लाइट से हीट एट्सेट्रा, अगर कन्वर्ट ना हो तो हम लोग का कोई सर्वाइवल का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा. सो विदाउट कन्वर्जन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना हम जी नहीं सकते, है ना. तो सीधी सी बात है कि यस, कन्वर्जन इज़ पॉसिबल. अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कंजर्वेशन के बारे में. तो कन्वर्जन तो पॉसिबल है, आप इसके बारे में और भी एक्टिविटीज़, और भी अपने आसपास जितनी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं आप डेली लाइफ में, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लांट्स को, मशीन्स को, इंसेक्ट्स को, सब की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू आंसर कि कहाँ कहाँ किस तरह का कन्वर्जन हो रहा है हर टाइप की एक्टिविटी में. नाउ नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसका फिर क्या है, हमारे पास लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दें या एनर्जी को क्रिएट कर दें. हम क्रिएट नहीं कर सकते. ऑलरेडी जो एनर्जी एग्जिस्टिंग है इन दिस वर्ल्ड, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट करते हैं एंड इन दैट वे हमारा सर्वाइवल हो रहा है. वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी. थोड़ा सा आप आगे जा कर के पढ़ेंगे, जब आप जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट वो एक बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है जो कि डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो बहुत ही न्यूक्लियर लेवल पे होता है. सो डेली लाइफ में यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व दैट. सो व्हेन यू आर इन क्लास 9th यू हैव टू इग्नोर वो जो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी वाली थियरी है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे हम कहते हैं, उसको आपको अभी इग्नोर करना है. बाकी उस थियरी के हिसाब से एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके मास बनाया जा सकता है, मैटर बनाया जा सकता है, और मैटर को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बनाया जा सकता है. इसका मतलब वी आर एबल टू क्रिएट द एनर्जी, वी आर एबल टू डिस्ट्रॉय द एनर्जी.
कहाँ से? मास से एनर्जी, एनर्जी से मास। बट अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करें, न्यूक्लियर लेवल पे ऑब्जर्व ना करें, तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी इज़ नॉट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। कि साउंड से, कि यहाँ पे साउंड एनर्जी ख़त्म हो गई, वो हीट में कन्वर्ट हो गई, या हीट एनर्जी ख़त्म हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी बन गई, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो ये क्या है? कन्वर्जन, कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती या क्रिएट नहीं होती। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस हाथ में काइनेटिक एनर्जी थी, इस हाथ में काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे जब हिट किया तो एक तो हाथ गर्म हो गया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में चली गई, और दूसरा बहुत ज़ोर का साउंड आया तो वो साउंड के फॉर्म में चली गई। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप कंटिन्यूसली, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जाके, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि गैलीलियो ने या हम भी अगर एक बॉल को ऐसे रिलीज़ करें तो वो क्या होगा? थोड़ी देर चलेगा और जाके फिर रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है? क्यों रुक रहा है वो ऑब्जेक्ट? तो अगर फोर्स के कंसेप्ट से देखो तो आप क्या कहोगे कि उस पर हमेशा एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एनर्जी के कंसेप्ट से कहें तो आप ये कहेंगे कि जब वो मूव कर रहा था तो उसका फ्रिक्शन की वजह से देयर वाज रबिंग विद द सरफेस, जो बॉल है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो रब कर रहा था विद द सरफेस, तो वहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी। आप जब कार को या बॉल को रिलीज़ करेंगे, जब वो यहाँ से चलेगा तो आवाज़ भी आएगी, तो वहाँ पे एक तो हीट भी जनरेट हुई क्योंकि रबिंग हो रही है। रब करके देखो हाथ को, अभी करके देखो, यू विल फील सम हीट। और साउंड तो आ ही रहा है ना, ये साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी थी, बट उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो, वहाँ पे भी तो फ्रिक्शंस होगा ना, जो बॉडी पार्ट्स हैं। अगर हम छोटी सी टॉय कार की बात करें तो उसके बॉडी पार्ट्स में भी फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या हो रही है? रबिंग हो रही है। रबिंग होने की वजह से हीट जनरेट हो रही है, साउंड जनरेट हो रहा है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी स्लोली, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में या फिर साउंड में कन्वर्ट हो गई, और आगे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? नो, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, और डिस्ट्रॉय होके वो कुछ और फॉर्म में बन गई। किस फॉर्म में? हीट में। हीट बन गई और उड़ गई। ठीक है, तो वो हीट है सराउंडिंग में, अब वो हीट क्या है? फैल गई। उसको थोड़ी सी जगह में रखते तो हमको बहुत ज़्यादा हीट लगती, वो फैल गई तो हमें पता नहीं चला। और वैसे ही साउंड भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हैज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके हिसाब से हमें ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है, लॉ का जो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतनी स्पेलिंग तो आती होगी ना। तो ये क्या स्टेटमेंट देता है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब यूनिवर्स में जो एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है वो कैसी है? कांस्टेंट है, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और, या फिर आप लिख सकते हो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन ओनली कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ कन्वर्टिबल बट नॉट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। क्लियर है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी कैसा रहेगा? सम ऑफ energies will be constant,
अब अभी क्या है, हमने सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात की है इस चैप्टर में, तो हमने सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात की है ना, जिसमें कि दो हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमें ये देखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, हम लोग एक सिस्टम में हैं तो हमने सिर्फ वहाँ पे उस सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ही है, हमेशा कोई और एनर्जी बन ही नहीं रही है, ना साउंड, ना लाइट, ना कुछ हीट, कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ सिस्टम में पोटेंशियल एंड काइनेटिक ही है ऑल द टाइम, तो वो भी कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो अगर किसी सिस्टम में इफ वी हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन अ सिस्टम, potential energy and kinetic energy in a system, then the potential energy plus kinetic energy, इसका जो सम है वो कैसा रहेगा, it will remain constant। ठीक है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, किसी भी सिस्टम को हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी और वो टोटल काइनेटिक या पोटेंशियल के फॉर्म में है, अगर पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक घटेगी, अगर काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल घटेगी। सो दिस इज द थिंग कि टोटल को कांस्टेंट रखना है, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हम उसके एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। तो पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घटेगी। अब जैसे हमने मान लो यहाँ पे लाए, इस पॉइंट पे हम इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये कुछ हाइट पे रखा हुआ है। अब जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो उसका लेवल भी तो कम हो रहा है ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। सो व्हेन इट इज़ मूविंग डाउन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वी हैव टेकन सम अजम्पशन कि जैसे जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा होता है या नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस, एयर भी तो थोड़ा फोर्स लगाती है ना, एयर भी रेजिस्टेंस लगाती है जिसकी वजह से हीट वगैरह जनरेट होती है। लेकिन उसको हम अभी क्या कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग ऑल दोज थिंग्स। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे वैक्यूम है क्योंकि अभी हमें बेसिक्स ही करना है। इवन इन 11th यू आर गोइंग टू कंसिडर कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपको ये बोला जाए कि एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, आपको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ही करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते तो फिर एयर रेजिस्टेंस के साथ फ्रिक्शन लगता, कुछ ना कुछ रबिंग होती है ना, वो भी उस पर फोर्स लगाता, और इन दैट केस जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में भी लॉस होता। लेकिन अभी हम वो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ हवा नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली वैक्यूम। ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, दी टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भले ही एक बढ़े तो दूसरा घटे, ठीक है, दूसरा बढ़े तो पहला घटे, बट द सम विल बी कांस्टेंट। ठीक? सो व्हाट आई कैन राइट कि हाफ एम वी स्क्वायर, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मास एम का ऑब्जेक्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग हाइट, अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग वेलोसिटी, इनका जो सम है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज़? ये कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लेट मी चेक द टाइम। यस, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हमने क्या एग्जांपल लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, वी आर ड्रॉपिंग इट, यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग इट, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग इट। तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0। अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो इसका मतलब वी आर प्रोवाइडिंग सम वेलोसिटी टू इट, और जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं मतलब कोई वेलोसिटी नहीं दिया हमने, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। अब आपको क्या करना है, इसका मास ले लो, क्या ले मास, 2 kg ले लो मास, और ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी एनर्जीज एट डिफरेंट पॉइंट। आपको क्या करना है, इस मास के लिए जब ये नीचे आएगा धीरे धीरे, वी हैव टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट्स। किस किस पॉइंट्स पे हमें निकालना है इसकी एनर्जी, 10 मीटर पे, जब वो 10 मीटर पे है, उसके बाद 8 मीटर, फिर
6 मीटर, चलो 8 के बाद क्या करते हैं 5 मीटर कर लेते हैं, 5 के बाद 2 मीटर, एंड देन जब ये 0 पे है ना, ग्राउंड लेवल पे जब पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स इरेज दिस पार्ट, फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। इससे आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्योंकि भाई सिस्टम में कोई और एनर्जी हमने ली ही नहीं है, वी आर जस्ट टेकिंग द मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो जब आपके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ही है बस, तो क्या होगा, वो टोटल एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है, यहाँ पे टोटल एनर्जी मैकेनिकल ही है तो वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एट डिफरेंट पॉइंट आपको टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहला है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, h इज इक्वल टू 10 मीटर, जब h इज इक्वल टू 10 मीटर है तो उसकी वेलोसिटी क्या है उस पॉइंट पे 0, सो mgh कितना हो जाएगा, mg की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं, mg कितना है, mg इज 20 है ना, m इंटू g इट इज़ 20, सो mgh कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 इट इज़ 200 जूल। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट इज़ हाफ m v स्क्वायर विच विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे लिख लो mgh और ये है हाफ mv स्क्वायर और ये है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सो फर्स्ट वाले पॉइंट पे जब 10 मीटर पे है, पोटेंशियल आ गई 200 जूल, काइनेटिक आ गई 0, सो टोटल इज 200 जूल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज h इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 160 जूल, एंड वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको कहा था कि किसी भी हाइट से अगर कुछ डिस्टेंस वो नीचे आए, ठीक है, किसी भी हाइट से कुछ डिस्टेंस नीचे आए तो वहाँ पे वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अभी उस केस में क्या है ना, आपको हमेशा जो h है, h का मतलब आपने जब आप ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे तब आप h कुछ और लेते थे, यहाँ पे h कुछ और लिया है, तो इसको वरी नहीं होना है ज़्यादा कि ये क्या हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, हम थे 10 मीटर पे और अब हम आ गए 8 मीटर पे, तो ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस चला है, यहाँ से ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद कितना डिस्टेंस चला 2 मीटर। तो ड्रॉप करने के बाद अगर आप h हाइट नीचे आते हैं, h हाइट नीचे, तो कितनी वेलोसिटी आपको मिल जाती है h हाइट नीचे आने पे, √2gh। यहाँ पे कितना नीचे आए हैं, यहाँ पे आपका h है, फॉरगेट अबाउट दिस h फॉर दैट मोमेंट, थोड़ी देर के लिए इसके बारे में भूल जाओ। h का मतलब फिक्स नहीं हो गया कि h को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे h कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम कितना नीचे आए, इस पॉइंट से हम कितना नीचे आए, हम आए हैं 2 मीटर नीचे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी एट दिस पॉइंट कितनी होगी, √2 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है, इट इज़ 2, कितना आ गया 40, तो v इज इक्वल टू आ गया √40। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, √40। आप इसको और भी तरीक़ों से कर सकते हो, कैसे, इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हैं। इस इंटरवल के बीच में अगर आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगाओ तो यहाँ पे है v, यहाँ पे है u। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u कितना है 0 इज इक्वल टू 2as, 2 इंटू a इज 10, s कितना है, s कितना चल गया, वो हमने इधर ही पॉजिटिव ले लिया क्योंकि हम नीचे ही आ रहे हैं, तो इधर ही पॉजिटिव ले लिया, तो कितना आ जाएगा, a भी हो जाएगा नीचे, s भी हो जाएगा नीचे, s कितना है 2, देखो सेम ही तो चीज़ आई ना, √40। तो एक ही बात है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, √40, तो रूट आ गया है, √40 आ गया है, तो फिर उससे बच्चे डर जाते हैं, अरे भाई नहीं डरना है क्योंकि हमें तो v स्क्वायर निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, कितना होगा, हाफ इंटू m कितना है 2, v स्क्वायर कितना है 40, v अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया, तो कितना बन गया 40 जूल। सो हियर वी हैव 160 जूल,
यहाँ पे है 40 जूल, टोटल कितनी हो गई 200 जूल। ओहो, सरप्राइज है ना। तो 160 जूल 40 जूल, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और टोटल एनर्जी स्टिल वी हैव सेम वैल्यू। अब आप ऐसे ही सबके लिए ट्राई करो। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर, चलो बाकी के लिए भी कर ही लेते हैं। थर्ड है 5 मीटर इज इक्वल टू एच। एच कितना हो गया 5 मीटर। इसका मतलब हम 10 पे थे और 5 पे आ गए, इसका मतलब कितना ट्रेवल कर लिया 5। तो फिर से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी √2 इंटू जी इंटू एच। एच कितना है 5, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच। एम जी कितना है 20, तो 20 इंटू 5 कितना हुआ 100। और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, इट इज़ हाफ m वी स्क्वायर, सो कितना आया 100 जूल। दोनों हो गया 100 100। सो अब कितना हुआ, यहाँ से यहाँ जब गए तो ये 60 से कम हो गया, 160 से 100 हो गया, मतलब 60 से डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे 40 से 100 हो गया, मतलब 60 यहाँ बढ़ गया। जो 60 यहाँ कम हुआ वो 60 यहाँ बढ़ गया। सो टोटल हमारे पास अभी भी कितना है 200 जूल। फोर्थ इज 2 मीटर इज इक्वल टू एच। अब जब आप 10 मीटर से 2 मीटर पे आ गए, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 8 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी √2 इंटू 10 इंटू 8, कितना आया √160। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। सो यहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच 40 और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम 2 इंटू वी स्क्वायर इज 160। देखो 160 जूल आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 40 जूल और यहाँ पे 160 जूल। अगेन टोटल कितना है 200 जूल। अब लास्ट जब हम आ गए कहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पे, अब हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 0। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, अगर हम 10 से कहाँ पे आ गए 0 पे आ गए, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 10। तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली वी स्क्वायर लिख देते हैं ना, वी स्क्वायर कितना आएगा 2gh। सो 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 200। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू 200, आ गई 200 जूल, है ना। सो ये हो गया 0 और ये हो गया 200 जूल। सो सम विल बी 200 जूल। यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हो कि किसी भी हाइट पे जब आप 10 पे थे तब भी टोटल एनर्जी 200, 8 पे आए 200 200 200, कहीं पे भी आ जाओ आप इट इज़ 200। द सम विल बी, किसी भी हाइट पे 8 मीटर पे पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कितना है 200। पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कितना है 200, किसी भी हाइट पे आ जाओ आप। और जितना डिक्रीमेंट पोटेंशियल में होगा उतना ही इंक्रीमेंट काइनेटिक में होगा। और बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि द फैक्टर ऑफ एयर रेजिस्टेंस वी हैव इग्नोर्ड। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ मान के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसको मानेंगे तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि आपके अभी भेजे से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। आप ये बोल सकते हो कि द मैकेनिकल एनर्जी तो सिस्टम में कंजर्व होती ही है, यहाँ पे दोनों के पास जो सिस्टम में जो एनर्जी है दैट इज ओनली मैकेनिकल। आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी तरीके से देखेंगे व्हेन यू विल बी इन क्लास 11th एंड 12th। वहाँ पे आप एम्पलीफाइड वर्जन देखते हैं आप 9th और 10th का। सो यू आर गोइंग टू सी अबाउट इट, और इस पे आप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Let's see if we have time, we are going to solve some questions. Otherwise, next lecture में, as always.